हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 सिलेंडर इंजन के फायरिंग ऑर्डर के बारे में। तो 4 सिलेंडर डीजल इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर है वो क्या होता है, क्यों उस तरीके से रखा जाता है और उसको फायरिंग ऑर्डर को बेसिकली किस तरीके से जो है डिनोट किया जाता है, किस तरीके से क्या सोच करके फायरिंग ऑर्डर को उसी क्रम में रखा जाता है जिस क्रम में वो होता है। जैसे फायरिंग ऑर्डर सबसे पहले हम बात करेंगे होता क्या है, कि फायरिंग ऑर्डर कहते किसको हैं। ठीक, तो ये यदि आप अगर स्क्रीन पे देखोगे तो ये हमारे पास 6 सिलेंडर का डीजल इंजन है जिसमें डीजल का पंप लगा हुआ है। डीजल का ये जो एक सिंगल पंप है ये 6 इंजेक्टरों से जुड़ा हुआ है, 5-6। ठीक, ये 6 इंजेक्टर हैं जो एक साथ कभी फायर नहीं करते, एक एक करके फायर करते हैं। जिस क्रम में ये फायर करते हैं वो फायरिंग ऑर्डर है, यानी 1 2 3 4 5 6। पहला इंजेक्टर यदि फायर करता है, पहले इंजेक्टर के बाद 5वां इंजेक्टर फायर करता है, 1 5 3 6 2 4। ठीक, तो पहला इंजेक्टर फायर करेगा, उसके बाद 5वां करेगा, फिर तीसरा, फिर छठा, फिर दूसरा और फिर चौथा। ये जो क्रम है फायरिंग का, ये फायरिंग ऑर्डर है। इसी क्रम के अनुसार पिस्टन की पोजीशन, फायरिंग पोजीशन भी जो है इंजन के अंदर डिनोट की जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि पिस्टन्स की जो पोजीशन है फायरिंग की उसके अनुसार ये फायरिंग ऑर्डर रखा जाता है। दोनों ही बातें एक दूसरे के लिए जायज़ हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि 1 5 3 6 2 4 ये 6 सिलेंडर का है तो सही, मगर इसको 1 5 3 6 2 4 क्यों रखा गया, 1 2 3 4 5 6 क्यों नहीं रखा गया, या 1 2 3 6 5 4 रख देते। क्यों यही ऑर्डर जो है हमारे लिए अच्छा है, या इसके साथ अन्य कुछ और कॉम्बिनेशंस हैं जो मान्य होते हैं, तो वो ही कॉम्बिनेशन क्यों मान्य होते हैं, वो क्यों नहीं हो सकते जो हम अपने मन से बना लें। तो उसका जवाब क्या है वो आपको इस वीडियो में आज मिलने वाला है। तो बड़े ध्यान से ये वीडियो देखना है। इस सभी चीज़ को समझने के लिए, इन सभी बातों को समझने के लिए, इन बातों को समझने से पहले समझ लीजिए कि आपका सिंगल सिलेंडर का 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है। तो एक बहुत ही क्विकली मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ और इसमें मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की कैसे काम करता है। ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमारे पास जो है एक पिस्टन है, 2 वॉल्व्स हैं जिसमें से एक इनटेक का है, एक एग्जॉस्ट का है, ब्लॉक है, चैम्बर है, हेड है। वो सारी चीज़ें हैं जो एक इंजन में होती हैं। सिंगल सिलेंडर का है लेकिन ये 4 स्ट्रोक इंजन है। तो 4 स्ट्रोक इंजन का मतलब क्या होता है, 4 स्ट्रोक में एक बार डीजल मिलेगा। अब ये स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक क्या होता है, वो पोजीशन जिसके नीचे पिस्टन नहीं जा सकता उसे कहते हैं BDC, बॉटम डेड सेंटर, और वो पोजीशन जिसके ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता उसे कहते हैं TDC, टॉप डेड सेंटर। इन दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं स्ट्रोक। ये वो दूरी है जो पिस्टन बार बार नापता है। तो जब ये 4 बार चलता है, यानी 4 स्ट्रोक को नापता है, 4 बार स्ट्रोक को नापता है, तब जाके एक बार फ्यूल मिलता है, इसलिए इसको 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। तो 4 स्ट्रोक में एक बार डीजल मिल रहा है इसलिए इसको 4 स्ट्रोक कह रहे हैं। यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि एक स्ट्रोक जो है वो 180 डिग्री के दायरे में आता है। यानी अगर पिस्टन TDC से BDC पे आ रहा है तो हमारी क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री, एक चक्कर का आधा चक्कर घूम चुकी है, और BDC से TDC जाएगा तो दोबारा से 180 डिग्री घूमेगा। तो यानी 4 स्ट्रोक को कंप्लीट करने में लगेंगे 720 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री में केवल 2 स्ट्रोक आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बाकी के 2 और 360 में आएंगे, तो 360 प्लस 360 हो गए हमारे 720 डिग्री। तो ये 4 स्ट्रोक इंजन का सत्य है, 720 डिग्री में एक बार डीजल मिलता है। ठीक, अब इसी बात को समझ करके हम आगे बढ़ते हैं कि 720 डिग्री में एक बार डीजल मिलेगा। अब हम चलते हैं 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन के पीछे। ये हमारे पास 4 सिलेंडर का इंजन है जिसमें 4 पिस्टन है। 4 सिलेंडर का यानी 4 अलग अलग पिस्टन होना, 4 इंजेक्टर होना। ठीक, तो अब इनके लिए भी वो सत्य लागू होता है कि 720 डिग्री में एक बार ही डीजल मिलेगा सबको। तो 720 डिग्री में जब एक बार ही डीजल मिलेगा तो कितने डिग्री का गैप होगा 2 फायरिंग के बीच में, यानी एक पिस्टन पे फायर हुआ और दूसरे पे फायर हुआ तो कितने डिग्री का गैप होगा, ये होगा 720 डिवाइडेड बाय 4 यानी 180 डिग्री। हर 180 डिग्री के बाद
एक फायर होना ही है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर पहला फायर हुआ है पहले पिस्टन के ऊपर, तो उसके 180 डिग्री के बाद फायर होगा तीसरे पिस्टन के ऊपर, ठीक, और फिर फायर होगा आपका चौथे पिस्टन पे, और फिर फायर होगा दूसरे पे। यानी इसका जो क्रम है वो है 1 3 4 2। ये फायरिंग ऑर्डर है इसका, 1 3 4 2। पहला फायर एक पे, दूसरा फायर तीसरे पे, तीसरा फायर चौथे पे, और चौथा फायर दूसरे पिस्टन के ऊपर। तो फायर 180 डिग्री के बाद होगा, वो हमको समझ में आया। लेकिन ये जो क्रम आया 1 3 4 2, ये कैसे निकल के आया? तो इसके पीछे जो है कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इंजन का वाइब्रेशन। तो यदि हम ये ऑर्डर इस तरीके से नहीं रखते हैं और उसको रखते हैं 1 2 3 4, ठीक, मान के चलते हैं कि मैंने उस क्रम को भूल गया मैं और 1 2 3 4 के अनुसार चलता हूँ, तो देखते हैं क्या इंजन में वाइब्रेशन पैदा हुआ? बिल्कुल पैदा हुआ। क्यों होगा? ये हमारी बीम है, और जब ये पहले पिस्टन को पावर मिलेगी तो नीचे क्रैंक पे झटकाएगा, तो आखिरी की ये जो दो मेन बेयरिंग्स हैं, यहाँ पे प्रेशर आएगा, यहाँ पे फोर्स पड़ेगा उल्टी डायरेक्शन में। अगर नीचे पड़ रहा है तो यहाँ पे फोर्स जो पड़ेगा वो उल्टा पड़ेगा। अब ये जो फोर्स है, मान लेते हैं यहाँ पे जो फोर्स पड़ा वो F है, ठीक, एक साफ अगर देखें ऐसे, यहाँ पे आपका फोर्स पड़ा F, और यहाँ पे जो दो फोर्सेस हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है A, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है B। तो यहाँ पे पड़ने वाला जो फोर्स है वो होगा F A अपॉन A प्लस B, F A अपॉन A प्लस B। तो ये फोर्स हुआ F B अपॉन A प्लस B, और यहाँ पे पड़ने वाला जो फोर्स है, यानी आपका जो B पॉइंट पे पड़ने वाला फोर्स है, यदि यहाँ F है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये जो फोर्स है वो होगा आपका F A अपॉन A प्लस B। ये कैसे आया, इसके बारे में आप चाहें तो ज़रूर विचार करें। और ये मैं आपको बता दूं, 11वीं या 12वीं की जो कक्षा में फिज़िक्स पढ़ाई जाती है उसके अनुसार इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन फोर्स कुछ इस तरीके से आता है। ये डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है B, ये वाला फोर्स आपको पता है, और यहाँ पे जो फोर्स पड़ेगा वो है F, यहाँ पे A की जगह केवल B आ जाएगा। तो B क्योंकि ज़्यादा लंबा है A से, तो ये वाला फोर्स ज़्यादा है। और जाहिर सी बात है, इतना कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। जिसको ज़्यादा गणित आती है वो इस तरीके से समझ सकता है, और यदि आपको बहुत ज़्यादा गणित नहीं आती है तो भी कोई ऐसी खास बात नहीं है। भाई इस फोटो को देखिए, जाहिर सी बात है, यहाँ पे बेयरिंग है, यहाँ बेयरिंग है, यहाँ अगर ज़ोर का झटका पड़ा है तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा फोर्स पड़ेगा वो इधर ही पड़ेगा, इधर नहीं पड़ेगा, इधर कम पड़ेगा। इस फोर्स का असर, यहाँ पे जो दम लग रहा है उसका ज़्यादा असर यहाँ लगेगा, ना कि यहाँ लगेगा, ठीक, यहाँ पे कम असर पड़ेगा। सीधी सी सरल सी बात ये है, ठीक। अब अगर मैं 1 2 3 4 रखता हूँ तो एक के बाद दूसरा फायर करेगा। अभी यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगा, और जैसे ही दूसरे पे पावर स्ट्रोक आ जाएगा एक के बाद, वैसे ही दोबारा यहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि ये इस पॉइंट के ज़्यादा करीब है, ठीक। तो ऐसा होने से, बार बार लगातार होने से एक जगह जो है वो कमज़ोर पड़ सकती है और हमारी क्रैंकशाफ्ट टूट सकती है। वाइब्रेशन भी ज़रूर 110% आएगा, ठीक। लेकिन अगर पहला फोर्स यहाँ पड़ा कि इधर ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा फोर्स ऐसी जगह लगा जहाँ जिसकी वजह से यहाँ फोर्स ज़्यादा आ रहा है, तो एक बैलेंस बन जाएगा, इंजन में वाइब्रेशन भी नहीं होगा, क्रैंकशाफ्ट की लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो पहला पॉइंट है इंजन वाइब्रेशन, जो ऐसे ख़त्म होता है फायरिंग ऑर्डर को सही करने से। दूसरा पॉइंट है इंजन की कूलिंग। भाई यहाँ पे अभी फायर हुआ, धमाका हुआ, ये इंजन गर्म हो गया, फिर यहाँ धमाका हुआ, ये दोबारा वही एरिया, उसी एरिया के पास जो है गर्माहट आई, फिर तीसरा फायर हुआ, फिर यहाँ पे दोबारा ये ऐसे गर्मी जो है इस तरीके से बहेगी, बार बार इस तरीके से गर्मी बहेगी। अब अगर इस तरीके से गर्मी अगर बह रही है लाइन से, तो आप ये समझिए कि इंजन हीट होना तय है, क्योंकि एक ही जगह यहाँ पे इस एरिया में जो कूलेंट है उसको हम बार बार जो है लगातार गर्म करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक और एक के बाद 3 आता है तो
तो जो हीटिंग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दूरी पे आ जाएगी, जिसकी वजह से इंजन ज़्यादा कूल रह सकेगा। तो वाइब्रेशन और कूलिंग। तीसरा पॉइंट है बैक प्रेशर। अब ये बैक प्रेशर क्या होता है भाई, हर एक में एग्जॉस्ट वॉल्व लगा हुआ है, हर सिलेंडर के ऊपर जैसे ये लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है एग्जॉस्ट का मैनीफोल्ड, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिलेंडर के लिए है और ऐसा ही 4 सिलेंडर के लिए होता है। आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। अब मान लो पहला फायर हुआ यहाँ से और एग्जॉस्ट निकल रही, इस तरीके से निकल रही है। दूसरा फायर हो गया दूसरे पे ही, तो यहाँ से एग्जॉस्ट निकलेगी और जब वो एग्जॉस्ट निकलेगी तो इस वाली एग्जॉस्ट का रास्ता रोकेगी, ठीक। और तीसरा फायर तीसरे पे हुआ तो ये जो एग्जॉस्ट निकलेगी वो इन दोनों का रास्ता रोकेगी, तो ये एग्जॉस्ट वापस पिस्टन में लौटेगी और इंजन को अपना काम करने से रोकेगी। तो इंजन का जो चलना है, इंजन के अंदर जो जलना है हमारा फ्यूल, वो भी ढंग से नहीं जलेगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। बैक प्रेशर पिस्टन के ऊपर बनेगा, क्योंकि दोबारा अगर एग्जॉस्ट लौट करके जाता है यहाँ से तो पिस्टन के ऊपर जाहिर सी बात है गैसेस आ जाएंगी और वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से ये जो बैक प्रेशर है वो तब मेंटेन हो सकता है जब फायरिंग हमारी सही हो। पहला यहाँ से निकला और जो अगला है, अब देखिए ये 3 है और ये 3 है, 6 सिलेंडर का माने, तो 1 5, तो एक के बाद कौन सा आता है, 1 2 3 4 5, ये तो पहले का निकला इस होल से निकल जाएगा, दूसरे का इधर से निकल जाएगा, दोनों एक दूसरे का रास्ता नहीं रोक रहे। 1 5 3 और फिर 6 2 और 4, तो कितना गैप है दोनों में। तो जाहिर सी बात है बैक प्रेशर का जो मसला है वो सॉल्व इस तरीके से हो सकता है यदि हम फायरिंग ऑर्डर को इस तरीके से रखें। तो यदि हम नहीं रखते हैं तो ये सारी दिक्कतें आएंगी और फिर आपकी गाड़ी में वो इंजन लगाने के लायक ही नहीं रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से अच्छी बातें सीखने को मिली होंगी और आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी। यदि आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।